हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, मैं डेली है जो करंट अफ़ेयर्स है जो आपके लिए लाता हूँ और पेपर में इम्पोर्टेंट जो करंट अफ़ेयर्स होता है, वो है जो आपके सामने है जो कंपाइल करके रखता हूँ दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जब आप इसको डेली करंट अफ़ेयर्स बनाइएगा, तो आपकी एक कॉपी है जो कुछ दिन के बाद एक मैगज़ीन बन जाएगी। तो निश्चित रूप से आप करंट अफ़ेयर्स को है जो लिखिए। सुनना सुनने के बाद लिखने से है जो आपकी है जो ज़्यादा याददाश्त है जो ज़्यादा दिन तक रहेगी। इसीलिए लिखने का है जो ज़रूर प्रयास कीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर कीजिएगा। वही है जो हमारी हिम्मत को है जो आगे बढ़ाता है और है जो अच्छे से काम करने के लिए। तो क्या-क्या है जो आज के इम्पोर्टेंट्स लेक्चर्स हैं। चुनाव आयोग ने है जो सार्वजनिक किया चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। एसबीआई ने दोस्तों कल है जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है जो डेटा दे दिया है एसबीआई ने। और एसबीआई जब डेटा दिया, तो है जो कल इलेक्शन कमीशन ने है जो अपने वेबसाइट पर है जो डाल दिया। इस पे चर्चा करेंगे। एक देश एक चुनाव पर कर रिपोर्ट्स है जो सौंपी गई है, इस पे है जो चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से है जो 7 सदस्यीय कमेटी जो बनी थी, करीब-करीब है जो दोस्तों है जो 31-32 वार्ताएँ हुई, बहुत सारे लोगों का है जो इसमें मत लिया गया और फाइनली है जो 18,000 पन्नों का रिपोर्ट है जो सौंपा गया। अभी है जो इसके 320 पन्ने ही आए हैं, लेकिन फाइनली है जो 18,626 पन्ने का ये रिपोर्ट्स है। क्या इसमें संशोधन है? ये सब है जो इसकी है जो चर्चा करेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक पॉइंट चर्चा करेंगे। दूसरा है दोस्तों कि जो नए चुनाव आयुक्त जो सदस्य हैं, जो दोनों पद खाली थे, एक है जो अपना कार्यकाल पूरा किए थे और दूसरा है जो गोयल साहब ने है जो अचानक है जो इस्तीफा दे दिया था, तो दोनों पद खाली हो गए थे। लोकसभा चुनाव सर पर था, तो इसके लिए जल्दीबाजी में है जो कल है जो दोनों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को है जो चुनाव आयोग का है जो सदस्य है जो बनाया गया है। और आज आया है एक अधिक सक्षम होती अर्थव्यवस्था, इस पे है जो थोड़ी चर्चा करेंगे। और स्पेस एक्स रॉकेट ने जो अपनी तीसरी उड़ान है, जो परीक्षण की जो उड़ान थी, वो है जो ऑलमोस्ट सफल ही माना जा सकता है, लेकिन अंतिम कुछ क्षणों में है जो उसका संपर्क टूट गया था। और एक है जो दोस्तों है जो लैंडमार्क है जो ये स्पेस, जब इसकी परीक्षण सफल हो जाएगी, तो एक लैंडमार्क है जो पूरी दुनिया के लिए होगा दोस्तों। ये एलन मस्क का स्टारशिप है जो उन्होंने है जो प्रक्षेपण यान है जो बनाया है और बहुत ही उन्नत किस्म का है, रीयूजेबल है। इस पे है चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा, इस पे है जो थोड़ी हम चर्चा करेंगे। और क्या-क्या बातें हैं, इसको थोड़ा-सा है जो एलेबोरेट है जो हम करने का है जो प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए। चुनावी बॉन्ड आप है जो ज़रूर सुने होंगे दोस्तों, ये क्या है चुनावी बॉन्ड, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। ये है सबसे पहले 2 जून 2018 को है जो इसको लाया गया था। 2017 और 18 के बजट में इसे प्रपोज़्ड किया गया था दोस्तों। ये क्या होता है, राजनीतिक दलों को है जो राजनीतिक दलों को इससे चंदा दिया जाता था। इससे चंदा दिया जाता था। अब लग गया है। अब है जो क्योंकि अब है जो ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। असंवैधानिक घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच 5-0 से दोस्तों माननीय चंद्रचूड़ साहेब की अध्यक्षता में एक संवैधानिक बेंच बनी थी और संवैधानिक बेंच ने है जो दोस्तों है जो इस चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। संवैधानिक बेंच वो बेंच होता है दोस्तों, जिसपे है जो संविधान की है जो व्याख्या जो की जाती है कि कहीं ना कहीं है जो उसमें कुछ त्रुटियां तो नहीं है। अगर कोई विधेयक, अगर कोई कानून बनाया गया है, तो अगर कुछ त्रुटियां होती है तो उसके लिए संवैधानिक बेंच को रेफर किया जाता है। एक या दो, अगर 2 जजों की बेंच उसको 2 जजों की अगर बेंच बैठती है तो उसको रीजनल बेंच कहा जाता है। और 5 जजों की अगर बेंच 5 से अगर ऊपर बैठती है उसको है जो संवैधानिक बेंच है जो कहा जाता है। ये है जो आर्टिकल 145 के 3 में है जो दोस्तों है जो संवैधानिक बेंच की चर्चा है। तो 5-0 से है जो दोस्तों है जो इसको है जो असंवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरी चीज़ कि दोस्तों, राजनीतिक दलों को चंदा इसलिए दिया जाता है कि राजनीतिक दल चलाने के लिए उनके पास तो कोई बिजनेस होती नहीं है, कोई उद्योग तो होता नहीं है। तो वह जो कंपनी या व्यक्ति के माध्यम से जो उनमें आस्था होती है या सरकार के कामों से प्रभावित होते हैं, उसके माध्यम से है जो प्रेरित होकर है जो लोग है जो चंदा देते हैं। ये 1950 के बाद से है जो बहुत सारे विवादों में है जो इस प्रकार की है जो बातें रही है। बहुत सारे कमिटियां ने इसकी सिफारिश भी की, लेकिन दोस्तों फाइनली 2017 में है जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से है जो राजनीतिक दलों को है जो चंदा दिया गया। और अरुण जेटली साहब बोले थे, ये है जो काला धन रोकने में है जो बहुत बड़ी है जो भूमिका है रहेगी रहेगी। लेकिन देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं।
दूसरी चीज़ कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे सुनवाई किया, तो उन्होंने एसबीआई को कहा कि आप है जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है जो आप सौंपिए। एसबीआई ने एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को सौंपने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद कल है जो दोस्तों है जो कल 14 तारीख को 14 मार्च 2024 को है जो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने अपनी है जो वेबसाइट पे है जो इसको है जो प्रकाशित कर दिया। वेबसाइट पे है जो प्रकाशित कर दिया। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि जो जो एसबीआई, अब ये चुनावी बॉन्ड जो था, ये है जो एसबीआई के 19 ब्रांच में है जो भारत के विभिन्न भागों में जो ब्रांचेज हैं, उसमें है जो 1,000 रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपया तक है जो ये है जो चुनावी बॉन्ड मिलता था। और इसमें इसमें जो है जो भी ये चुनावी बॉन्ड दिया जाता था, उसकी नाम की है जो गोपनीयता है जो रखी जाती थी। नाम की है जो गोपनीयता है जो रखी जाती थी। इसके है जो बहुत सारे मायने हैं क्यों रखी जाती थी। इस पे क्रॉनिक कैपिटलिज्म की भी है जो बात की जाती है, लेकिन है जो उसकी नाम की जो गोपनीयता है जो रखी जाती थी। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई किया तो बोला कि है आरटीआई का है जो उल्लंघन है। आरटीआई जो हमारे है जो मूल अधिकार की जो बात है, मूल अधिकार को है जो कहीं ना कहीं है जो उल्लंघन करता है। और जो याचिका जो डाली गई थी, यह है जो प्रशांत भूषण और एडीआर जो संस्था थी दोस्तों, और है जो कुछ है पार्टियां थी, उसके माध्यम से है जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो इस पे है जो याचिका लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना। सुनने के बाद है जो फाइनली है जो इससे है जो असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब है जो चुनावी बॉन्ड है जो मिलना बंद हो गया है। और जो डेटा था कल है जो इलेक्शन कमीशन इंडिया को है जो दिया गया है, उसमें जो कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब है जो हम आपको आर्टिकल पर ले चलते हैं, जो आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट था उस पर ले चलते हैं। अब क्या कहता है जो जो डेटा जो मिला दोस्तों, उसमें जो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने है जो सबसे ज़्यादा है जो 2019 से 24 तक में फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ का है जो चंदा है जो सबसे ज़्यादा है जो दिया। ये डेटा है जो दोस्तों 2019 से लेके 2024 तक के है जो डेटा को है जो इसमें है जो दिखाया गया है। दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है जो 966 करोड़ रुपया दिए हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें जो है टोटल जो चंदा है उसका जो 47.6% है जो मैंने 6,060 करोड़ रुपया है जो दोस्तों है जो बीजेपी को है मिला है। सेकंड नंबर पर है जो टीएमसी पार्टी है, सेकंड नंबर पर है टीएमसी को मिला है। और थर्ड पे जो है दोस्तों कांग्रेस है 1400 कुछ करोड़ है। तो कहा जा सकता है कि अब इसमें जो डेटा मिला है, इसमें दो तरह की डेटा मिला है। एक तो डेटा मिला है जो कंपनी है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी है, और दूसरा है जो इसको इनकैश करवाए हैं। ये नहीं पता चला है कि किस पार्टी को है जो कितना चंदा मिला है। सिर्फ ओवरऑल बताया गया है कि इससे 47 से 48% है जो सिर्फ है जो किसको मिला है, बीजेपी को है जो पैसा मिला है। तो माना जा सकता है कि अगर उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी को मिला है, तो अगर कंपाइल करेगा तो निश्चित रूप से जो सबसे कौन कंपनी ज़्यादा दिया है नहीं दिया है, ये है जो पता है जो उसमें है जो आपकी चल जाएगी। दूसरी बात है दोस्तों कि अब इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। दूसरा चीज़ कि एसबीआई का जो कानून बनाया गया था कि भाई भारत पारदर्शिता के साथ है जो कोई भी काम करती है, तो कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ की जानकारी अगर लोगों के पास नहीं रहेगी, तो इसमें है जो शंका की स्थिति है जो पैदा हो जाती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि ये है जो मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। इसके चलते है जो चुनाव आयोग को है जो एसबीआई को कहा कि आप है जो इसकी पूरी डेटा है जो उपलब्ध करा कर है जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दीजिए। पहले तो 30 जून तक बोला गया था दोस्तों। फिर है जो याचिका है जो उन्होंने डाला एसबीआई ने कहा कि हमें है जो इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद है जो कल परसों है जो बोला कि आप है जो हर हालत में जो डेटा को है जो उपलब्ध करवाइए। और उपलब्ध कराने के बाद कल है जो अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली है जो इसे जो पब्लिक पे है जो कर दिया। तो यही है जो बातें थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके और मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन है जो कुछ है जब तक है जो क्लियर नहीं होता है दोस्तों, उस पर है जो बात करना है जो अच्छा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों 2 चरणों में होगा एक साथ चुनाव की सिफारिश। अब है जो इसमें क्या है, सिफारिश किया गया है चुनाव करने की। कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट्स। अब है जो दोस्तों ये है जो एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, इसके लिए है जो कमेटी बनी। कमेटी के चेयरमैन थे रामनाथ कोविंद साहब।
कोविंद साहब ये राष्ट्रपति है दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों एक राष्ट्रपति पद पे रहते हुए राष्ट्रपति रहने के बाद किसी भी माने एक सर्वोच्च पद हो जाता है, उसके बाद मान लीजिए कि किन्हीं का चेयरमैन बनाया जाता है, तो कुछ असहमतियाँ तो लोगों के बीच होती है। अगर इसमें कुछ कमी होंगी तो इनके ऊपर है जो कटाक्ष किया जाएगा। तो थोड़ी-सी है जो माने ऐसे जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको है जो किसी काम में है जो इन्वॉल्व नहीं कराना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक मानवीय एक मोरल वैल्यू के आधार पर है जो इस बात को कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने है जो कितना कमेटी था दोस्तों, 1+7 था। एक अध्यक्ष थे और 7 है जो सदस्य थे। इसमें है जो दोस्तों अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन क्या नाम है, अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष में अभिनेता हैं, उन्होंने है जो अपना नाम है जो वापस ले लिया। तो ये है जो टोटल सदस्य कितना बच गया, 1+6, एक अध्यक्ष और 6 जो है जो इसके सदस्य बन गए। कल है दोस्तों 18,226 पन्नों का है जो रिपोर्ट्स है जो इसको सौंपा गया है। कितना, 18,000 18,626 पन्ने का है जो रिपोर्ट्स है जो पूरा है जो बनाया गया है। इस रिपोर्ट्स को अभी है जो 320 पेज का है जो इससे प्रकाशित है जो किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी चुनाव अभी हो रहे हैं उसका एक डेडलाइन तय किया गया है। उसका डेडलाइन 31 मई 2029 तक है जो चुनाव है जो ये है जो अभी जो इसका चुनाव होगा तो इसका कार्यकाल 29 तक रहेगा। तो सिंपल बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप इसको समझिएगा नहीं, आप है जो इसको नहीं समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा 1 मिनट देखिए। अब है जो कहा गया है कि 31 मई 2029 तक है जो इस लोकसभा का 18 लोकसभा का है जो कार्यकाल रहेगा। अब इसके अंदर जो भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, हिमाचल में चुनाव हुआ है, फिर है जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है। तो मान लीजिए कि इनका कार्यकाल है जो कितना तक है, 2027 तक अगर कार्यकाल इनका है, मान लीजिए कि इनका कार्यकाल 2027 तक है। लेकिन एक साथ चुनाव कराने के लिए क्या कहा गया है कि अगर किसी कारणवश किसी असंवैधानिक चीज़ों या राष्ट्रपति शासन लग जाए या सरकार गिर जाए, तो मान लीजिए कि 3 साल में सरकार 2025 में है जो सरकार है जो किसी भी स्टेट में है जो गिर जाती है, 2025 में सरकार गिर जाती है, तो अगला चुनाव जो होगा दोस्तों वो 5 साल के लिए चुनाव नहीं होगा। जो 2000 अभी कितना चल रहा है, 2024, 2025 में है जो सरकार गिर गई तो 1 साल तो हो गया, अब कितना बचा है, 4 साल। तो ये है जो बाकी जो है 4 साल के लिए है जो चुनाव है जो किया जाएगा, ताकि है जो 2029 तक है जो इसे है जो पूरा किया जा सके। 2029 तक है जो एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव को है जो एक साथ लाने में है जो इसकी है जो बहुत भूमिका होगी। अब है जो कैसे किया जा सकता है, तो इसमें है जो संशोधन की है जो बात है जो कही गई है, इसमें है जो संशोधन किया जाएगा कि भाई 83 और 172 जो आपका आर्टिकल है संविधान में, ये अवधि की जो संविधान में जो लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि होती है, इसमें आपका हो जाता है कौन सा, लोकसभा का कार्यकाल, और इसमें हो जाएगा विधानसभा का कार्यकाल। अब इसमें है जो संशोधन है जो करना पड़ेगा, जिससे है जो किसी भी माने 2029 तक है जो उसको कार्यकाल के बनाने के लिए अगर बीच में सरकार गिर जाती है, तो अगर 2 साल अगर मान लीजिए कि 2027 तक चला तो बच गया 2 साल, तो जो अगले चुनाव होंगे वो है जो 2 साल के लिए ही होंगे। नहीं तो दोस्तों है 2029 मैच नहीं करेगा। इसीलिए इसमें है जो संशोधन करने की है जो इस कमेटी ने रिपोर्ट्स है जो सौंपी है। दूसरा चीज़ कि इसके 2 चरण में होंगे, पहला में लोकसभा का चुनाव और है जो विधानसभा का चुनाव होंगे पहले फेज में। ये फेज 1 हो गया। और फेज 2 में है जो नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव होंगे। इसके बीच में है जो 100 से 150 दिन का है जो अंतर होगा। ये दोनों का चुनाव के बीच में ये है जो अंतर होगा और लगातार इसी स्थिति में है जो चलते रहेगा। तो इसमें करीब करीब 18 संशोधन है जो करने की जरूरत है दोस्तों। इसमें आर्टिकल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें है जो संशोधन करने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ कि 2029 तक है जो लाने का है जो प्रावधान है जो किया गया है, ये है जो मुझे लगता है कि एक सही चीज़ है। और आने वाला समय में
इसे है जो लागू होने की है जो पूरी उम्मीद है, और 2029 से है जो एक देश एक चुनाव है जो लागू होने की है जो पूरी उम्मीद है। तो संशोधन कितना करना पड़ेगा, इसके सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट ऑलरेडी है जो मैंने है जो एक लेक्चर लिया है, आप वहाँ से जाकर है जो ज़रूर देखिए। तो ये है जो दोस्तों इसके बारे में है जो हमने है जो बात किया। क्या-क्या है, इस पे थोड़ी-सी हम बात करते हैं। वही है, वही चीज़ है जो इसमें है जो लिखा गया है कि रिपोर्ट्स दिया गया है, अगर नए सिरे से चुनाव होगा तो बाकी अवधि के लिए चुनाव होगा। एक वोटर लिस्ट बनेगा। आर्टिकल 83 और 172 में है जो उसकी अवधि में है जो संशोधन करना पड़ेगा। इसके अध्यक्ष हैं। कौन-कौन सा है जो चुनाव है जो पहली बार सिफारिश की गई है, और उसके बाद है जो फिर है जो इसमें बहुत सारी संशोधन की ज़रूरत है। फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आएगी, उस कमीशन में क्या कहा जाता है, वही चीज़ है दोस्तों है जो इसमें है जो पूरी तरह से जो लिखा गया है। चलिए आगे बढ़िए। कल है जो दोस्तों मैंने है जो चर्चा किया था चुनाव आयुक्त के, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। इस पे जो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे। आपको बता दें कि एक जो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। अब दोनों सदस्य जो है जो दोस्तों, एक ज्ञानेश कुमार और दूसरा जो है सुखबीर संधू, ये है जो चुने गए हैं। और इसमें जो प्रक्रिया जो मैंने बता दिया दोस्तों कि इसमें है जो पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशंस होते हैं, और एक कैबिनेट मंत्री है जो मिलकर है जो इसको है जो पूरी प्रक्रिया को है जो चुनते हैं। लेकिन कल अधीर रंजन चौधरी है जो लीडर ऑफ अपोजिशंस है, ये बोले कि हमें तो है जो फिर डमी डमी कैंडिडेट की है जो मुझे बुलाया गया, और हमें 6 नाम की लिस्ट है जो दे दी गई। उसके बाद है जो हम उनके बारे में है जो पता नहीं कर पाए, और हमने है जो अपना विरोध है जो दर्ज करवा दिया। लेकिन दोस्तों बहुमत से होता है, पीएम और कैबिनेट जो नामित मंत्री हैं उनके द्वारा है जो 2-1 के फैसले से है जो इनको है जो चुन लिया गया। अब ये प्रक्रिया है, इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। इस पे है जो हमने है जो कल विस्तृत चर्चा किया था, आप है ज़रूर है जो उसको है जो देखिए। चलिए आज है दोस्तों की और अधिक सक्षम होगी अर्थव्यवस्था, इस पे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। ये क्या कहता है आर्टिकल? ये आर्टिकल कह रहा है दोस्तों कि भारत जो है, अभी है जो आने वाला समय में क्या-क्या पॉइंट्स इसमें दिया है कि भारत सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है अर्थव्यवस्था है। दूसरा बोला कि है जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर आ गई है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। तीसरा जो कहा गया है दोस्तों कि सुधार ऐसा किया गया है, इसमें जो है बोला गया है कि 2030 तक है जो हमारी इकोनॉमी जो है तीसरे नंबर की है जो इकोनॉमी है जो हो सकती है। इसमें है जो दोस्तों कहा गया है कि प्रति व्यक्ति जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो है, इसमें है जो प्रति व्यक्ति आय जो इनकम, प्रति इनकम, शिक्षा और जीवन स्तर, इसी से जो चुना जाता है दोस्तों जीवन स्तर। इस पे है जो कहीं न कहीं है जो भारत है जो अच्छा है जो विकास किया है। दूसरा चीज़ कि जो जैम होता है, जैम जन आधार मोबाइल, जिसे डीबीटी के माध्यम से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने में है जो अर्थव्यवस्था है जो बहुत मदद की है। इसको है जो दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी में है जो इसको बढ़ाने में बहुत मदद किया है, जन आधार मोबाइल। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि है जो जीएसटी जो है, बहुत सारी चीज़ जो है जो अनप्रिडिक्टेबल से जो पैसा देते नहीं थे, तो जीएसटी ने है जो जो टैक्सेस को है जो सुधार करने की है बात की। ये पूरा अप्रत्यक्ष कर को है जो दोस्तों क्या किया, ये अप्रत्यक्ष कर को है जो एक में है जो ला कर दिया। गुड एंड सर्विस टैक्स 18 संशोधन है जो इसमें है जो किए गए थे। फिर है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में है जो बहुत मदद किया है। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने है जो अपनी एक नई मुकाम है जो हासिल किया, जैसे है जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो किस प्रकार से गुजरात और असम में है जो लगाए जा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि दोस्तों यूपीआई के बारे में है जो बताया जा रहा है कि यूपीआई माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन है जो कितना है जो बढ़ाया जा रहा है। इस पे यूपीआई की बात किया गया है दोस्तों 2016 में। फिर है जो पीएलआई जो प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव है जो 14 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसको किस प्रकार से निवेश को बढ़ावा देने के लिए है जो 1.97 करोड़ की है जो योजना सरकार की है जो बहुत बड़ी बात है। आत्मनिर्भर बनाने में कोविड ने एक नया रास्ता है जो तय किया है।
फिर है जो मोबाइल हैंडसेट हमारे पास है जो नहीं बनती थी, अब है जो 95% है जो मोबाइल सेट को हम बना रहे हैं। श्रम एक ऐसा मुद्दा है, भारत का जो श्रम व्यवस्था है बहुत ही सस्ती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अगर कंपनी आती है तो निश्चित रूप से है जो भारत को रोजगार है जो मिलेगा, लेकिन इसकी स्किल्ड करना है जो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कौशल विकास योजना की भी है जो चर्चा है जो यहाँ पर है जो की गई है। दूसरा चीज़ कि कहा गया है कि जो भारत की जो सोच है, अब है जो दूरगामी सोच है, अल्पकालिक सोच की ओर नहीं है। धीरे-धीरे राजकोषीय स्तर का है जो सुधार होते जा रहा है। दूसरी चीज़ कि हमारे के यहाँ जो निवेश का है जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लॉजिस्टिक क्षेत्र में है जो काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को है जो बढ़ाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक राजनीतिक में हमारा है जो दखल कहीं न कहीं है जो बढ़ते चला जा रहा है। तो ये है जो किस प्रकार से है जो इस सब कारणों से है जो हमारी है जो अर्थव्यवस्था है जो धीरे-धीरे जो सक्षम होती जा रही है। इसी चीज़ को है जो आपको है जो दोस्तों है जो पॉइंट बाय पॉइंट में जो लिखना है और समझना है। जब तक आप इसको नहीं समझिएगा, जब तक आप है जो नहीं लिख सकते हैं। तो पेपर पढ़ने का तरीका को है जो आपको समझना पड़ेगा। चलिए। आज का अंतिम आर्टिकल है दोस्तों, स्पेस एक्स रॉकेट जो स्टारशिप ने भरी तीसरी उड़ान। दोस्तों जो ये उड़ान है स्टारशिप जो एलन मस्क की है, यह जो दोस्तों है जो तीसरी उड़ान है जो कल है जो इन्होंने भरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि रीयूजेबल है। जैसे मान लीजिए कि भारत में जो हम लोग जो प्रक्षेपण करते हैं, पहले क्या करते थे एसएलवी से करते थे, फिर दूसरा आ गया एएसएलवी, फिर तीसरा आ गया हमारा पीएसएलवी और फिर चौथा आ गया मेरा जीएसएलवी। अब है दोस्तों है जो हम लोग रीयूजेबल है जो हम लोग है जो लास्ट में भी है जो किए नहीं है करने जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आप लिखते हैं पीएसएलवी 21, 22, 23। तो हम जब एक बार जब इसको बना लिए तो है जो हमारा डिस्ट्रॉय होता है। स्टारशिप का क्या है कि इसकी जो सबसे बड़ी भूमिका है दोस्तों कि जब हमने रॉकेट को प्रक्षेपास्त कर दिया जिस मॉडल से, तो वो है जो वहाँ उपग्रह को छोड़कर या सैटेलाइट को छोड़कर है जो दोस्तों वापस है जो पृथ्वी पर आ जाएगा, और उस बार-बार है जो हमें है जो इस प्रकार के जो पैसा है जो इसमें है जो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो रीयूजेबल है जो लॉन्च व्हीकल की तरह से है जो है स्टारशिप जो है एलन मस्क की है जो कंपनी है, वो है जो मंगल मिशन की ओर उम्मीद किया जा रहा है कि अगर ये सफल हो गया तो है जो हम क्या करेंगे, हम नहीं, जैसे वहाँ जो एलन मस्क की जो कंपनी है वो है जो मनुष्य को है जो चंद्रमा पर है जो चंद्रमा पर फिर मंगल पर बहुत सारे जगह है जो वहाँ पर है जो मनुष्य को ले जाएगा। एक है जो टूरिज्म के रूप में है जो कहीं ना कहीं है जो उसको है जो विकसित करने की है जो प्लान है। तो स्टारशिप का है जो तीसरा परीक्षण है जो दोस्तों है जो करीब करीब सफल रहा। अंतिम समय में है जो इसका संपर्क है जो टूट गया और उसके बाद है जो उसे प्रशांत महासागर में है जो उसे जो डिस्ट्रॉय है जो लास्ट में है जो कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा है जो गगनयान मिशन जा रहा है, तो हम मनुष्य को लेकर क्या 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में लेके जा रहे हैं और फिर है जो वो आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा 2035 तक का क्या रिकॉर्ड है कि चंद्रमा पर हम जाएंगे लेकर, वहाँ से मिट्टी को लेकर है जो वापस है जो हम नीचे है जो आएंगे। तो हमारा जो लॉन्च व्हीकल होगा जो पीएसएलवी हो जीएसएलवी हो जिससे वो लॉन्च किया जाए या रीयूजेबल है जो जिसको यूज किया जाएगा, तो उसमें है जो हम है जो उसको डेवलप है जो करने का है जो प्रयास कर रहे हैं। तो स्पेस एक्स के रॉकेट स्टारशिप ने है जो अपनी है जो तीसरी उड़ान है जो ये है जो टेक्सास से, कहाँ से, टेक्सास से है जो दोस्तों है जो उड़ान है जो अपनी है जो भरी थी टेक्सास से। तो यही है, छोटी चीज़ें थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आज का सफ़र है जो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। कल संडे है, कल शनिवार है, देखते हैं कल अगर समय मिलेगा तो कल करेंगे, नहीं तो कल है जो मुझे एक काम है, मैं काम के सिलसिले में कहीं जाना हो, तो फिर है जो दोस्तों है जो संडे को है जो फिर अपना है जो कार्यक्रम चलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।